हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जियोपोल आईएएस में। और प्रीलिम्स का एग्जाम आपका यूपीपीसीएस का हो चुका है 12 अक्टूबर को। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो रहा होगा और आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। जिन लोगों का हो गया उनको बहुत बहुत बधाई है, जिनका नहीं हुआ है यही वो हाई टाइम है जहां पर आपको मेंस के लिए पूरी तरीके से लग जाना चाहिए, क्योंकि यही वो ऐसा दौर होता है जब आपका ये प्री के बाद में जो मेंस का पीरियड होता है, आपका प्रीलिम्स में हुआ हो या ना हुआ हो, आपको इस टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना होता है। क्योंकि इस टाइम पर माइंडसेट भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे जिसका प्रीलिम्स हुआ हो या ना हुआ हो, आप एक एक्सपर्ट को देखेंगे तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जितने टॉपर्स रहे हैं, जिनका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो अगर आपका हो गया है तो बहुत बहुत स्वागत। आप चलिए मेंस की तैयारी कर ही रहे होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक बार अगर टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर ये आपको अगले साल फिर से ये डराएगा ये वक्त। ठीक है, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। और अभी हम जियोपोल आईएएस टीम जो आपके लिए अब लेकर आ रही है, वो पूरा मेंस का आंसर राइटिंग सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां हम आपके साथ में पूरा एकदम रॉ फॉर्म में आपके साथ में आप बैठकर लाइव इस तरीके से आंसर राइटिंग एकदम आपके सामने करेंगे आपके साथ में। इस तरीके से अगर आप एक पूरी तरीके से अगर नाइव हैं, एकदम आप अनभिज्ञ हैं, अनजान है इस तरीके से आंसर राइटिंग से, तो डरने की कोई बात नहीं। हम आपको एक एक चीज फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, एकदम आप देखेंगे कि प्रो लेवल एक्सपर्ट लेवल तक का हम आपको आंसर राइटिंग इस तरीके से करना सिखाएंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ जियोपोल आईएएस। और अभी के लिए आपके सामने आप लोगों ने क्वेश्चन देख ही लिया होगा स्क्रीन पर। ये हिस्ट्री का यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये 8 मार्क्स और 125 वर्ड्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बारीकी से देखें ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि सर यहाँ पर कैच कहाँ पर है, इस क्वेश्चन में कैच कहाँ पर है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, तो मुझे दिखाई देगा कि सर कैच कुछ ही जगह पर है। एंड द कैच इज फर्स्ट इज बुद्धिस्ट लिटरेचर। लिटरेचर कौन सा सर? बुद्धिस्ट लिटरेचर। और बुद्धिस्ट लिटरेचर से आखिर में हमें करना क्या है सर? वर्ल्ड पीस में इसका क्या योगदान है, वर्ल्ड पीस में, विश्व शांति में इसका क्या योगदान है, ये हमें बताना है। ठीक है, बट बिफोर गोइंग फर्दर, अपने सवाल में इस तरीके से आगे बढ़ने से पहले हमें यह देखना होगा कि सवाल हमें किस तरीके से जवाब देने को कह रहा है, इंस्ट्रक्शन किस तरीके का है। जो कि क्वेश्चंस में हमेशा कहा जाता है कि जो वर्ड आता है दैट इज टेल वर्ड, पुच्छल शब्द जिनको कहा जाता है टेल वर्ड। ठीक है, तो टेल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा टेल वर्ड्स कहा गया है? टेल वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सुझाव होते हैं, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह लें कि ये ऑर्डर होते हैं आपके आयोग के द्वारा कि आपको जवाब तो देना है, बस उस सवाल को उस तरीके से जवाब देना है जिस तरीके से आयोग ने आपसे पूछा है। इंस्ट्रक्शन के टेल वर्ड्स में अगर हम देखें, जो कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इन्यूमरेट, इलुसिडेट, डिस्क्राइब, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज क्रिटिकली। ठीक है, इन तरीके के सारे शब्द टेल वर्ड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुच्छल शब्द। क्या कहते हैं? पुच्छल शब्द। तो ये सारे पुच्छल शब्द हैं। और अभी के लिए जो हमारे पास में जो पुच्छल शब्द है, जिस तरीके से हमें ऑर्डर दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो हमें देखेंगे कि वहां पर डिस्क्राइब वर्ड दिया हुआ है। अब डिस्क्राइब वर्ड का क्या मतलब होता है सर? डिस्क्राइब वर्ड का क्या मतलब होता है, इसी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम इसमें देखें तो डिस्क्राइब वर्ड दिया हुआ है, और इस तरीके से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, या फिर आप देखेंगे कि इलेबोरेट, इस तरीके से इन्यूमरेट, अगर इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जो एक कैटेगरी बनती है दैट इज ऑफ डिस्क्राइब। डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है सर वर्णन करना। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। और इसी तरीके से एक इसी फैमिली ग्रुप का जो दूसरा शब्द है दैट इज डिस्क्रिप्शन। क्या है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है सर विवरण देना। विवरण देना, किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर आप उसके बारे में क्या जान रहे हैं उसका विवरण देना। ठीक है, अपने शब्दों में। इसी तरीके से एक और वर्ड आता है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट, इन्यूमरेट मतलब, इन्यूमरेट मतलब एक एक करके बताना। एक एक करके बताना। एक एक करके कैसे बताएंगे सर? इसी को कहते हैं संख्यात्मक विवरण करना। इसी को क्या कहते हैं? संख्यात्मक विवरण करना, संख्यात्मक विवरण देना।
ठीक है, तो इस कड़ी में हम देखेंगे कि ये सारे एक ही फैमिली के ये टेल वर्ड्स आते हैं, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, इन्यूमरेट। अब इसका भी मतलब मुझे बताइए सर कि वर्णन करना, विवरण देना, एक एक करके बताना। तो वर्णन करना से आप क्या समझते हैं? तो वर्णन करने से मतलब होता है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि सर मुझे यहाँ से लेकर आगे तक का मुझे किसी जगह पर जाना है, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप उसमें क्या करेंगे? आप डायरेक्ट इस बात को बता देंगे कि सर आप आगे जाइए, आगे से एक लेफ्ट कर लीजिएगा, काली माँ का मंदिर आएगा, वहां से राइट कर जाइएगा, आपको जहां जाना है आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपने तरीके से कोई दिमाग नहीं लगाया, जिस तरीके से जो रास्ता जैसे एज इट इज है, आपने बस उस तरीके से एक जगह से उस मेमोरी से अपने उस चीज को ले आया और अपने जुबान के जरिए आपने मेरे सामने इस बात को रख दिया और फिर मैं उस बात को समझ गया और फिर मैं चला गया। विवरण या फिर डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन टाइप का अगर कभी शब्द आपके सामने आए, तो वहां पर जो एग्जामिनर होता है वो आपसे बस इस चीज को जानना चाहता है कि आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेजरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जो स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी है, स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी है वो कम हो जाती है। सब्जेक्टिविटी का जो स्कोप है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका स्कोप बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिविटी का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। सर इसका मतलब मुझे अगर समझाना है तो मैं ये कहूंगा कि सर जो सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी मतलब आपको अपने शब्दों के हिसाब से, आप अपने शब्दों में उसको ढाल दिए और फिर अपने हिसाब से उसको निर्बंध रूप से एकदम लिखे जा रहे हैं, तो उसका स्कोप नहीं रहता है। आपको हुबहू वही चीज बोलना रहता है जिस तरीके से जो कॉन्सेप्ट या फिलोसफी या फिर जो जिस तरीके से जो नॉलेज होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जितना आपसे पूछा गया है बस उतना उसी हिसाब से आपने लिख दिया, वही हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडियन मानसून ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, सवाल आपने सुन लिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडियन मानसून इन द प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। किस तरीके से भारतीय एग्रीकल्चर, जो इंडियन एग्रीकल्चर है, उस पर मानसून का, भारतीय एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी की उत्पाद कितना हो रहा है और कितना आपने खाद लगाया, पानी दिया, किस तरीके से जो भी आप इनपुट दे रहे हो उस इनपुट के हिसाब से आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, इस पर इंडियन के मानसून का कितना असर पड़ता है। तो आपको हूबहू वैसे ही लिखना होता है जैसा आपको किताबी भाषा में आप पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें आप बस ये बताएंगे कि ओरिजिन ऑफ मानसून बताएंगे, फर्स्ट ओरिजिन। ठीक है, उसमें आप क्या बताएंगे? सर ओरिजिन बताएंगे, ओरिजिन ऑफ मानसून कहाँ से उठता है, किस तरीके से आता है। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में आपने इस बात को बस बताया कि सर ओरिजिन कहाँ पर होता है, किस तरीके से आता है। दूसरा, फिर इंडिया के जियोग्राफी के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, कि इंडिया का जियोग्राफी किस तरीके से है। तो उसमें मेजरली क्या आएगा? एग्रीकल्चर मेजरली किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? जियोग्राफी तो डिपेंड करेगा ही कि सर वहाँ की इंडिया में अलग अलग जगहों की सॉइल कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, कहीं पर हिल है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर उनके बीच में आप देखेंगे कि पैसेज रहता है जिससे ठंडी हवाएं अंदर आ जाती है। ठीक है, और साल भर बारिश होता है, विच इज बैंगलोर। आप देखेंगे कि वहां पर एक पठारी क्षेत्र पर है, वहां पर आप देखेंगे कि सर्दियों में गर्मी, गर्मियों में सर्दी, हमेशा 12 महीने वहां पर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति एक ही टाइप के कपड़े पहनकर 12 महीने रह सकता है। तो इस तरीके से जो टोपोग्राफी है, सॉइल है, ठीक है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से है, क्लाइमेट किस तरीके से है, तो उस हिसाब से वहां पर किस तरीके के क्रॉप्स आप कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, तो इस हिसाब से उस जगह के जियोग्राफी के हिसाब से वहां पर जो मानसून इस तरीके से आ रहा है तो उसके जियोग्राफी के हिसाब से वहां पर वो कितना पानी वहां पर दे पा रहा है और वहां की मिट्टी कैसी है, इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक आउट मतलब जो इनपुट आपको मिल रहा है और जो वहां पर इस तरीके से जो उसको ग्रास्प करने की जो कैपेसिटी है, वही अल्टीमेटली जो है कि वही डिजाइन होता है। तो यही आपका मेन बॉडी हो गया, यहीं पर आपको लिखना होता है। एंड एट लास्ट फिर आपको इसको लिमिटेशन लिखना होता है। लिमिटेशन लिख देंगे कि सर देखिए कि ठीक है, इंडियन मानसून अच्छा तो है, लेकिन फिर आप इस तरीके से बताएंगे कि सर इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती। ठीक है, फिर इस तरीके से आप बताएंगे कि सर ठीक है, बारिश तो होती है लेकिन 4-5 महीने ही होती है, पेरिनियल जो पूरा ईयर लॉन्ग जो इस तरीके से जो रेनफॉल है वो नहीं है। ठीक है, अभी भी इंडिया में जो 60% के लगभग लगभग जो आप इस तरीके से देखेंगे जो कि एग्रीकल्चर या इरिगेशन है, दैट इज फ्रॉम ट्यूबवेल।
ट्यूबवेल से होता है 60% इरिगेशन हमारे यहाँ पर। और इस तरीके से हम देखेंगे कि आपको लिमिटेशन, ओरिजिन, जियोग्राफी जिस तरीके से जो जैसा है वैसा वैसा आपने लगा दिया। तो जो आपका सवाल पूछा गया होता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडियन मानसून इन द प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको अलग से कुछ एक एनालिटिकल माइंड लगाकर इस तरीके से सवाल को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो डिस्क्राइब का मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वर्णन करना, विवरण, किसी चीज का विवरण देना, एंड इन्यूमरेट, इन मतलब एक एक करके आपको बताना रहेगा। तो ये सभी एक ही फैमिली ग्रुप के, एक ही ग्रुप के क्वेश्चन है। अगर इन सभी अगर आपके क्वेश्चन में इस टाइप का टेल वर्ड्स आते हैं तो एक ही फैमिली के ग्रुप के होते हैं और उनको इसी तरीके से आंसर में लिखना होता है। जैसा आपसे पूछा गया है वैसा वैसा आप लिख दें। इस तरीके के क्वेश्चन मेजरली स्टैटिक रूप से होते हैं, आपको वैसा ही लेकर आपको वैसा ही लिख देना होता है। क्या इतनी बातें हमारे क्लियर हैं? ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, इन्यूमरेट के अलावा अगर मैं इस तरीके से, अगर इसी सवाल में जो कि आपसे कहा गया कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, यहीं पर अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता कि इल्यूसिडेट द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आंसर बदल जाता। क्यों? क्योंकि इल्यूसिडेट का मतलब होता है, इल्यूसिडेट का मतलब होता है, अब मैं दूसरे फैमिली ग्रुप की अगर मैं बात करूं जहां पर ये क्वेश्चन पूरी तरीके से अगर बदल जाता, तो वो दूसरे फैमिली ग्रुप के जो कुछ पुच्छल शब्द हैं वो हैं इल्यूसिडेट। और ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत फेवरेट यूपीएससी का एक ये टेल वर्ड है इल्यूसिडेट। और इस तरीके के फैमिली के बाद एक और आता है जिसमें क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट के भी कुछ आएंगे। तो ये सेकंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। इल्यूसिडेट का मतलब होता है सर सरलीकरण, सरलीकरण, सरल कर देना। ये इतना कठोर शब्दों में लिखा रहता है कि इसको आपको आसान भाषा में समझाना होता है। सरलीकरण, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण। ठीक है। और इसी तरीके से लिखा रहता है इल्यूसिडेट, और इलस्ट्रेट लिखा रहता है कहीं कहीं पे, इलस्ट्रेट लिखा रहता है, इलस्ट्रेट। इसी तरीके से कहीं पे लिखा रहेगा इल्यूसिडेट, इसी तरीके से लिखा रहेगा एक्सप्लेन, इसी तरीके से क्या लिखा रहेगा एक्सप्लेन, इसी तरीके से लिखा रहेगा इलैबोरेट। तो इस तरीके के शब्द जहां पर आपको इस तरीके से मिलेंगे, इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण द्वारा, उदाहरण, उदाहरण सहित स्पष्टीकरण। आप उदाहरण के साथ साथ उसको समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूं आपको, मैं हर एक चीज को बता रहा हूं, फिर उस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। तो एक चीज पढ़ाने के बाद में अगर मैं किसी चीज को एग्जाम्पल को तरीके से अगर मैं करूं तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, इलस्ट्रेट कर रहा हूं आपको। ठीक है। एक्सप्लेन क्या हो जाएगा सर, व्याख्या। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर इस तरीके से अगर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा। और इलेबरेट क्या हो जाएगा सर, इसी तरीके से विवरणात्मक प्रस्तुत। ठीक है। इलेबरेट का मतलब क्या हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, व्याख्यात्मक प्रस्तुति या फिर व्याख्यात्मक सरलीकरण। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके के जब भी पुच्छल शब्द या टेल वर्ड अगर आपके सामने आते हैं, इलुसिडेट, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, तो ये एक ही फैमिली ग्रुप के होते हैं। ठीक है। इनमें अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो आपको जब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सवाल यहाँ पर आपका पूरी तरीके से बदल जाता है। यहाँ पर आपको जो करना होता है, वहां पर एक बहुत ही टफ शब्दों का इस्तेमाल किया गया होता है। वहां पर आपको उदाहरण सहित एक एक एग्जाम्पल जो उससे रिलेटेड है वो भी आपको रखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, उसको व्याख्या, उसका टू, फ्रॉम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी होती है। दैट इज इल्यूसिडेट। अगर यहीं पर इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से पूछा गया होता कि इल्यूसिडेट द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, तो वहां पर आपको एक एक बुद्धिस्ट लिटरेचर का भी हो सकता है कि वर्णन करना पड़ जाता कि सर सूत पितक, विनय पितक, अभिधम्ब पितक। तो सूत पितक में किस तरीके से वर्ल्ड पीस की बात कही गई है, विनय पितक में जो बातें कही गई वहां पर कहां पर किस तरीके से वर्ल्ड पीस की बातें कही गई हैं, अभिधम्ब पितक में किस तरीके से बातें कही गई। इस तरीके से जो आप देखेंगे कि जो सिलोन या श्रीलंकन जो इस तरीके से जो बुद्धिस्ट लिटरेचर रहते हैं, दीपवंश, महावंश, इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पाली टेक्स्ट है जो कि मिलिंद पन्हु इस तरीके से जो नागसेन ने इस तरीके से लिखवाया था। ठीक है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो है, तो मिलिंद पन्हु को भी आप देखेंगे तो इस तरीके से जितने भी
आप जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है आप वहां से देखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन सी शिक्षाएं मिली, कौन कौन से टीचिंग्स मिले, जिनके कारण से वर्ल्ड पीस में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा। तो एक्चुअल में वो आपसे क्या कह रहे हैं, इलस्ट्रेट, कि आप एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से, एक एक बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में फिर आपको बताना होता है। आपको बताना होता है कि किस बुद्धिस्ट लिटरेचर में धर्म की बातें तो बताई गई हैं, लेकिन वो कम बताई गई हैं, जबकि मानव सेवा, ठीक है, ह्यूमैनिटी की बातें, कंपैशन की बातें, दया भाव की बातें, इस तरीके की सारी जो बातें हैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा है। तो अगर आप इस तरीके से उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कर रहे हैं, सरल करके व्याख्या कर रहे हैं उसके बारे में, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इल्यूसिडेट। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन में इल्यूसिडेट तो नहीं पूछा है, आपसे बस पूछा है डिस्क्राइब। तो आपको जहां से जो जितनी समझ है बस उसको वैसा उठाएंगे, वैसा ही लिख देंगे, दैट इज डिस्क्राइब। अभी के लिए आप देखेंगे तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से कर देता तो क्वेश्चन पूरी तरीके से पलट जाता। इस कड़ी में देखेंगे तो जो यूपीएससी का जो दूसरा फेवरेट टॉपिक है दैट इज क्रिटिकली इवेल्युएट। जो दूसरी इसकी तीसरी इसकी जो फैमिली आती है दैट इज क्रिटिकली इवेल्युएट। अब यहाँ पर जो दो शब्द आपके सामने अभी आए होंगे, इल्यूसिडेट, इलेबोरेट के बाद में दैट इज इवेल्युएट, ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। इवेल्युएट शब्द का मतलब होता है सर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, किसी चीज का मूल्य निर्धारण करना। मूल्य आप किसी चीज का कैसे निर्धारित करते हैं, किसी चीज की वैल्यू कितनी है कैसे निर्धारित करते हैं। आप जाते हैं, आपसे पूछा जाता है सर इसकी मूल्य क्या है, तो आपसे पूछते हैं कि ठीक है आपके काम लायक चीजें इतनी है लेकिन इसकी इतनी खराबियां भी हैं, तो अगर अच्छाइयां इतनी है खराबियां इतनी है तो उस हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित हो जाता है। जैसे अगर मैं एक बोतल खरीदने जाऊं तो एक प्लास्टिक की बोतल होगी जो कि 20 रुपए की होगी, और एक स्टील की बोतल होगी, हो सकता है 100, 120, 200 रुपए की मिल जाए। तो स्टील की बोतल महंगी तो है लेकिन यह है कि लॉन्ग लास्टिंग है। प्लास्टिक की बोतल सस्ती है, हो सकता है अगर आपको सिर्फ प्याज बुझाना और अगले 1-2 महीने के लिए काम में अगर आपको लेना तो आप प्लास्टिक की बोतल पे जाएंगे। तो एज पर आपके यूज, आपके प्रोज और कॉन्स के हिसाब से फिर आप उसका मूल्य निर्धारण करते हैं। आपको उसकी अवेलेबिलिटी किस तरीके से हो जा रही है, आप उसका मूल्य निर्धारण करते हैं और आप अपना पैसा पे करते हैं। तो यहां पर भी उस तरीके से है कि आपको इवेल्युएट करना है उस क्वेश्चन को, उस जो स्टेटमेंट आपको दिया गया रहता है। यूपीएससी जो आपको स्टेटमेंट देगा इस तरीके से कि बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प्ड इन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, क्रिटिकली इवेल्युएट, मान लिया अगर ये सवाल दे देता तो दोस्त यहाँ पर बदल जाता। आपको फिर ये बात लिखनी होती कि सर देखिए, हाँ इस एक्सटेंट तक तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसने वर्ल्ड पीस के बनाने में योगदान दिया, हाँ 70% तो दिया। लेकिन फिर आप इस बारे में ये भी लिखेंगे कि सर जो 30% है चांसेस ये हैं कि सर बुद्धिस्ट लिटरेचर ने वर्ल्ड पीस के क्रिएशन में योगदान नहीं दिया। ठीक है, तो जो इवेल्युएट है आप देखेंगे कि काफी हद तक बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प नहीं कर पाता है, ठीक है, और काफी हद तक करता है। तो उस हिसाब से आप दोनों को मिलाकर आप जब एक अपना आंसर डिजाइन करेंगे तो कंक्लूजन में आप इस बात को बोलेंगे। तो जब आप कंक्लूजन में किसी बात को अपने तरीके से वैल्यू देकर जब उसको बोलेंगे तो दैट इज इवेल्युएट। इवेल्युएट का सवाल जब भी आता है वो बिना क्रिटिकली अगर लिखा है तब भी, और क्रिटिकली नहीं लिखा है तब भी आपको उसी तरीके से जवाब देना होता है। इसका हिंदी में अगर मैं लिखूं तो हो जाता है आलोचनात्मक। ठीक है, आलोचनात्मक। आलोचनात्मक का मतलब होता है आलोचनात्मक, ठीक है, मूल्यांकन। तो आपको आलोचना करनी है। आलोचना का मतलब निंदा आजकल इस तरीके से ले लिया जाता है। आलोचना का मतलब निंदा नहीं होता है। आलोचना मतलब होता है आप उसके सारी खूबियों को भी रख रहे हैं और जो कमियां हैं, मैं बुराइयां नहीं कह रहा हूं, कमियां जो हैं आप उनको भी सामने रखते हैं। इस तरीके से एक मूल्य निर्धारित हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्रिटिकली इवेल्युएट अगर इस तरीके से इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता तो सवाल पूरी तरीके से बदल जाता कि बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प इन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस, क्रिटिकली इवेल्युएट। तो यहाँ पर इस तरीके से होता कि आप उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताते। जब भी इस तरीके से इवेल्युएट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर क्या लिखते हैं सर, प्रोज लिखते हैं, प्रोज। ठीक है, उसका प्रोज लिखते हैं, एक जगह उसका कुछ कॉन्स लिख देते हैं। ठीक है, कुछ एक जगह पे आप उसके साइड पर लिख देते हैं, उसके साइड में कुछ जगह पे उसके ऑपोजिट में लिख देते हैं उसके स्टेटमेंट के। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो उसके गुडनेस के बारे में बताएंगे कि उसके गुड साइड के बारे में बताएंगे, उसके बैड साइड के बारे में बताएंगे। इसी तरीके से आप उस स्टेटमेंट के लिए हामी भरेंगे कि यस, आप उस स्टेटमेंट के लिए ना भी कहेंगे कि नहीं। ठीक है, इन सारी चीजों को इस तरीके से लेंगे, इनको ऐड करेंगे दोनों को, और ऐड करने के बाद में जो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा दैट इज क्या, वही आपकी क्या आएगी सर, वैल्यू आ जाएगी। और यही आपसे पूछा गया है कि सर इवेल्युएट, वैल्यू दीजिए उसको। आप क्या लगता है, आपको क्या मानते हैं कि क्या ये कि काफी हद तक स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि डिस्क्राइब,
डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इन्यूमरेट, ये एक ही फैमिली के ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका एक ही मतलब होता है। इस कड़ी में अगर आपसे देखें, एक सेकेंड, इस कड़ी में अगर हम देखें तो आपसे जो दूसरा सवाल इस तरीके से पूछा गया था कि इलेबोरेट, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, जहां पर आपको एग्जाम्पल के साथ में फिर इस तरीके से करना होता है कि आपको एक एक बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में लिखना होता और उसके एग्जाम्पल आपको देने होते कि किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड पीस को क्रिएट करने में, कि उसके क्रिएशन में किस तरीके से अपना योगदान दिया। और क्रिटिकली इवेल्युएट में आपको उसकी निंदा करनी होती है, आपको उसकी कमियां बतानी होती कि अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई हुई थी ना, किस किस देश के बीच में लड़ाई हुई थी, अभी बताइए। एक शिव मंदिर को लेकर किन दो देशों के बीच में लड़ाई हुई थी, आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ हद तक बुद्धिस्ट कंट्रीज जो है आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम पर, तो वो आपको कुछ कमियां आपको बतानी पड़ेगी, कहाँ गया कमी, कौन, ठीक है। तो आप नो पर ज्यादा आप भी आपको बताना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आपसे क्रिटिकली इवेल्युएट के बारे में पूछा गया होता, ठीक है। तो अभी तक हमने टेल वर्ड्स के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली कि अगर हमसे अगर अलग अलग टेल वर्ड्स के बारे में पूछा गया होता तो हम किस तरीके से अपने जवाब को बदलते, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ जो कि हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। अब हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। अब जब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास, हमने अभी शुरुआत में ही देखा, हमारे पास में अब बचते हैं दो शब्द। टेल वर्ड्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है, तो जो दो शब्द हैं वो क्या हैं सर, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड वर्ल्ड पीस। तो क्या मुझे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बताना है और फिर वर्ल्ड पीस के बारे में बताना है? तो सर अगर एक एक बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अगर मैं बताने लगूं तो वो क्वेश्चन हो जाएगा सर इलस्ट्रेट टाइप का, कि एक एक का एग्जांपल देकर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी मैं जैसा ही है कि नॉन वायलेंस का कंपैशन, जो उसकी क्वालिटीज हैं उनके बारे में मैं बताकर इस तरीके से अपने क्वेश्चन को शुरुआत करता हूं। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इंट्रो। ये तो आप लोगों को मालूम होगा, ये मैं केवल यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो इंट्रो में मेरे पास में जो है वो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ लिखने को, तो मैं इस तरीके से करूंगा कि बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लिटरेचर पूरा लिखेंगे, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, लाइक बुद्धिस्ट लिटरेचर लाइक त्रिपिटक, ठीक है, लाइक त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से सर, आप पूरा लिखेंगे सर, सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्ब पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, एनरिच्ड विथ किस चीज से एनरिच्ड है सर, बुद्धाज, जो गौतम बुद्ध हैं, बुद्धाज टीचिंग एंड डिस्कोर्सेस, ठीक है, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, बुद्धास टीचिंग्स एंड डिस्कोर्सेस, ठीक है। तो ये जितने भी सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक जो त्रिपिटक हैं, उनमें से जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं और डिस्कोर्सेस हैं वो उससे सराबोर हैं, विच विच अल्टीमेटली टीचेस अस, वो हमें पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, अबाउट बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ किस चीज के बारे में हमें शिक्षा देते हैं सर, नॉन वायलेंस, ठीक है, और सर करुणा, दया के बारे में हमें बताते हैं, कंपैशन, और माइंडफुलनेस के बारे में बताते हैं। कौन, बुद्धिस्ट लिटरेचर। which ultimately leads to peace। मैं यहां पर वर्ल्ड पीस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड पीस डायरेक्ट बोल देना गलत होगा, क्योंकि यहां पर अभी जब तक इंसान हिंसा पर नहीं आएगा, कंपैशन पर नहीं आएगा, तो माइंडफुलनेस पर नहीं आएगा, तब तक इंसान ही शांत नहीं होगा।
तो शांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से होनी चाहिए सर? शांति की जो शुरुआत है वो इंडिविजुअल लेवल से होनी चाहिए। एक व्यक्ति विशेष जब तक शांत नहीं होगा, उसका दिल शांत, चित्त शांत नहीं रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा, तब तक विश्व शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, त्रिपिटक, उनसे जो हमें शिक्षा मिलती है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके रिलीजियस डिस्कोर्सेज, जो उनके उपदेश हैं, जो कि हमें सिखाते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड माइंडफुलनेस, उससे क्या होता है? अल्टीमेटली हमें पीस मिलता है। ये इंट्रो का एक तरीका है। मैं दूसरे तरीके से इंट्रो को भी देखता हूँ, एक दूसरे इंट्रो को देखता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो दूसरा है वो मैं अगर इस तरीके से लिखूं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर विथ देयर, बुद्धिस्ट लिटरेचर विथ देयर philosophy and teaching of Buddhist literature with their philosophy and teachings of what? Non-violence, compassion are so powerful that that it forced, इसने फोर्स किया, किसे? किसे फोर्स किया था? किसी का नाम था क्या? चंड अशोक। अशोक नहीं, चंड अशोक नाम था। किसका सर? अशोक का ही नाम चंड अशोक था, ठीक है। विच फोर्स्ड चंड अशोक टू चेंज इट्स पॉलिसी फ्रॉम भेरी घोष टू, भेरी घोष से कहां पर चेंज कर लेता है? भेरी घोष टू धम्म घोष। एंड हिंस started preaching about पैसिफाइड, प्रशांत फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी, पैसिफाइड फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं इस तरीके से देखता हूं कि किस तरीके से चंड अशोक के ऊपर जब इस तरीके से हो जाता है, और एक बौद्ध भिक्षुक आता है, उसको कहता है, जो लाश लेकर आया रहता है, एक दूसरे बौद्ध भिक्षुक की शव को लेकर आता है और महाराज के सामने रख देता है, कहता है इसको जीवित करो। तो महाराज कहते हैं कि मैं कैसे जीवित कर दूं, ये तो मर चुका है। तो कहता है, जो बौद्ध भिक्षुक रहता है, वो कहता है अगर तुम इसको जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह वह सवाल रहता है जिससे अशोक पूरी तरीके से हिल जाता है और उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आता है कि वो अपनी फिलॉसफी रहती है, जो भेरी घोष की, मतलब अगर कहीं जीतना है, किसी राज्य का विस्तार करना है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को रखते हुए अगर वॉर करना पड़ जाए, जिसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ जाए, नरसंहार करना पड़ जाए, मैसेकर करना पड़ जाए, तो उससे भी वो पीछे नहीं हटता था। दैट वाज भेरी घोष। उतना सोच जाने वाला अशोक भी अपने फिलोसफी को चेंज कर लेता है फ्रॉम भेरी घोष टू धम्म घोष, और अब वो कहता है कि अब मैं धम्म के रास्ते पर चलूंगा। पाली शब्द है, धर्म को धम्म कहता है, कि अब मैं धम्म के रास्ते पर चलूंगा। एंड हिंस स्टार्टेड प्रीचिंग अबाउट पैसिफाइड फिलोसफी ऑफ, जो बुद्धिज्म की एक प्रशांत फिलोसफी, प्रशांत दर्शन है, उसको स्टार्ट कर देता है। और आपको जानते होंगे कि किस तरीके से उसने धम्म महामात्य को अपॉइंट किया रहता है, और इस तरीके से श्रीलंका, साउथ कोरिया, जापान तक में अपने शांति दूतों को भेजता है कि आप बुद्धिज्म को फैलाइए
इस तरीके से। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड पीस की शुरुआत है वो वहां से हुई थी, अशोक के टाइम से। और मुझे इंट्रो में इम्पैक्ट को दिखाना है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर वाकई में इतना पावरफुल है कि उसने अशोक, चंड अशोक जैसे व्यक्ति को इस हद तक कर दिया कि वह जो आक्रांत जो एकदम क्रूर एक शासक रहता है, वह इस तरीके से एक शांत और शांत चित्त वाला राजा हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसलिए इम्पैक्ट के लिए जो मैं इंट्रो चूज करूंगा, ये सेकंड वाला इंट्रो चूज करूंगा। मेरे पास में 2 इंट्रो हैं, आपको भी जो इच्छा लगे इन दोनों इंट्रो में से आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दूसरे वाले इंट्रो को चूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? इंट्रो फ्रेंड्स जब भी होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए और इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ये आप लोग मूवी में भी देखते होंगे कि किस तरीके से जो एक्टर रहता है उसके इंट्रो को जब दिखाया जाता है तो एक ही केवल 2 मिनट 3 मिनट के सीन में ही उसके सारे मूवीज में उसके क्रक्स को इस तरीके से दिखाया जाता है कि उस एक्टर के अंदर कितनी सारे पावर्स हैं। तो उस पावर को, इम्पैक्ट को इंट्रो में आपके झलकना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर चंड अशोक का नाम लिया है। चंड अशोक से, इसीलिए मैंने चंड अशोक से वर्ड का शुरुआत की है कि चंड अशोक के ऊपर जैसे ही आप चंड वर्ड लगाएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर इसका एक बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रो में मैं इस सेकंड वाले इंट्रो को इस तरीके से चूज कर रहा हूं। मैं इससे पहले वाला जो इंट्रो है मैं इसको नहीं ले रहा हूं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको ले सकते हैं, मैं इसको अभी फिलहाल में नहीं ले रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इंट्रो। अब हमारी बारी आती है बॉडी के बारे में। अगेन मैं बता दूं, ये केवल मैं अपनी आपके सहूलियत के लिए लिख रहा हूं। आपको इस तरीके से इंट्रो या बॉडी को इस तरीके से नहीं लिखना है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो मुझे यहाँ पर बताना क्या है सर, इस तरीके से फिर मैं हेडिंग दूंगा क्या कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर which ultimately led to teachings of Buddhist literature, role of teachings of Buddhist literature, role of teachings of Buddhist literature in creation of world peace। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं देख पाऊंगा कि जो वर्ल्ड पीस के बारे में, अब मुझे उन सारे एलिमेंट्स के बारे में बताना रहेगा कि इनके बारे में सर, रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अब मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं आंसर को लिखूं, क्या मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर जो पीस की शुरुआत है, जो शांति की शुरुआत है, वह एक इंडिविजुअल व्यक्ति से शुरू होती है। क्या ऐसा है? अगर अशोक अंदर से शांत नहीं रहता तो क्या दुनिया भर में इस मैसेज को फैला पाता? नहीं। वह, उसका अंदर से जो ज्वाला उत्पन्न हो रही थी, उस ज्वाला को शांत होना बहुत जरूरी था। इसलिए इंडिविजुअल पीस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने इस बात को लिखा है कि जो शांति की शुरुआत होती है वो इंडिविजुअल लेवल से होती है। इंडिविजुअल लेवल के बाद में सर फिर कौन सी बारी आती है सर? इंडिविजुअल पीस के बाद में जो बारी आती है दैट इज सोसाइटल पीस। आपकी सोसाइटी किस हद तक शांत है? आपके सोसाइटी में पीस की बात होती भी है या नहीं होती है, कि हमेशा मारकाट की बात होती है? ठीक है, या सोसाइटी किसी तरीके से ग्रज में है, किसी तरीके का खुन्नस लिए हुए हैं। ठीक है, कि नहीं, पड़ोसी ने ऐसा कह दिया तो अब मैं उसको बदला लेकर दिखाऊंगा, या फिर मेरे को चाचा जी ने, फूफा जी ने ऐसा बोला, अब मैं उनको आईपीएस बन के ऐसा कर दूंगा। तो ये जो खुन्नस है जो अंदर चले जा रहा है, दैट इज सोसाइटल पीस। क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है? ठीक है, तो ये हो गया सोसाइटल पीस। फिर एक इस तरीके से आता है नेशनल लेवल पीस, कि क्या वहां पे इंटरनल वॉर चल रहा है, सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। तो क्या किसी मॉरल प्रिंसिपल की बात चल ही नहीं रही, एथिकल प्रिंसिपल कुछ है ही नहीं, सब चीज को निगेट कर दिया जा रहा है, केवल लड़ाई झगड़े की बातें चल रही है। तो फिर हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल लेवल पे अगर पीस है कि नहीं है, नेशनल पीस। और नेशनल लेवल की पीस के बाद में फिर जो बारी आती है और जिससे हमारे सवाल को हमारे लिए पूछा गया है, दैट इज वर्ल्ड पीस। ठीक है, तो अब जो हमसे जो पूछा जाता है दैट इज वर्ल्ड पीस। और अगर एक एक देश इस तरीके से अगर शांति की बात करेंगे तभी वर्ल्ड पीस होगी, जो कि मेजरली आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट कंट्रीज जितने भी हैं तो हमेशा वर्ल्ड पीस में उनका अच्छा खासा योगदान रहता है, क्योंकि एक प्रशांत पैसिफाइड फिलोसफी को इस तरीके से इनकलकेट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। और किस तरीके से करते हैं यही भाई हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इंट्रो के बाद में जो बॉडी है अब हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, तो फिर जो सबसे पहला है
दैट इज जो बुद्धिस्ट टीचिंग हमें मिलती है बुद्धिस्ट लिटरेचर से, क्योंकि हम इलस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, एक एक लिटरेचर के बारे में नहीं लिख रहे हैं, हम उसको केवल जो हमें टीचिंग्स मिले हुए हैं हम वहां से फिर डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो जो पहला हमें जो टीचिंग मिलता है सर, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। एंड बुद्धिस्ट जो लिटरेचर हमें जो टीचिंग देते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसको मैं दूसरे कलर से ले लूं, जो हमें पहला मिलता है सर दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड यहाँ पे एंड लिख लीजिए, चलिए, एंड इक्वालिटी। किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति से कोई भी किसी भी प्रकार का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और हमेशा हर किसी से इक्वालिटी की बातें करेंगे, ये वहां से टीचिंग्स मिलती हैं। आप किसी से जातिवाद टाइप का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी से रेस वाला भेदभाव नहीं करेंगे, किसी से वर्ण वाला भेदभाव नहीं करेंगे, किसी से धार्मिक भेदभाव नहीं करेंगे, किसी से ऊंच नीच वाला भेदभाव नहीं करेंगे, किसी से धनी या निर्धन होने का भेदभाव नहीं करेंगे। आप समस्त जितने भी जो ह्यूमंस हैं, जो मानव जाति हैं, आप सभी से प्रेम पूर्वक रहेंगे और इक्वालिटी की बातें जो हैं वो बुद्धिस्ट लिटरेचर बताता है। तो किस चीज की मनाही करता है सर, किस चीज की मनाही करता है, तो मनाही करता है सर किसके बारे में, कास्टिज्म के बारे में, कास्टिज्म के बारे में और रेसिज्म के बारे में ये मना करता है कि सर आप किसी भी तरीके से इनके अंदर लिप्त नहीं होंगे। कास्टिज्म और रेसिज्म को मना करता है। और कास्टिज्म और रेसिज्म को अगर मना कर देता है, जातिवाद या फिर जो रेस है, रेसिज्म है, इसको अगर मना कर देता है, काले गोरे का जो भेद है, जो इस तरीके से रंग भेद है, अगर आप इस तरीके से उसको मना कर देते हैं, तो इस तरीके से जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है दैट टीचेस अस अबाउट जो है वो रिस्पेक्ट के बारे में हमको बताता है। एंड इट respects the very existence of someone, किसी भी व्यक्ति का रिस्पेक्ट करता है एज लिविंग एंटिटी। कोई भी अगर जीवित है तो उस जीवित व्यक्ति के जीवित होने का एक जो एक शब्द लग जाता है, उसके जीवित होने का जो इस तरीके से एक पर्याय है, जो उसको एक मनुष्य जीवन जो मिला है उसको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और रिस्पेक्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ समवन एज लिविंग एंटिटी, और इस तरीके से जो है वो रिस्पेक्ट करता है एज योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, रिस्पेक्ट योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो आपका मानवीय इस तरीके से जो एग्जिस्टेंस है उसके वो फिर इस तरीके से रिस्पेक्ट करता है और इस तरीके से वो वर्ल्ड पीस में अपना अच्छा खासा योगदान देता है। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बाद में अगर हम आएंगे तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बाद में जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आता है, तो वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी। अलग अलग स्टेट का मतलब यहाँ पर स्टेट से नहीं, राज्य नहीं, यहाँ पर स्टेट का मतलब हो जाएगा देश से हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जो देश है उनको अंदर ये पॉलिसी है कि आप किसी भी तरीके से वॉर में नहीं इंडल्ज होंगे, आप जो युद्ध होगा उसमें आप इंडल्ज नहीं होंगे, किसी भी तरीके के आप युद्ध की एक्टिविटी में नहीं इंक्लूड होंगे। युद्ध की एक्टिविटी तब होती है जब आप अंदर से इस भावना को रखते हैं कि अगला वाला आपसे नीचा है या फिर अगला वाला आपसे कमजोर है, तो उसको छीन झपट कर ही आप उसके कुछ प्रॉपर्टीज को इस तरीके से इंक्लूड कर लीजिए। तो जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है कुछ कंट्रीज की, जैसे चाइना की है, तो इस तरीके की पॉलिसी अगर रहती है तो उसकी जो है कि वो अवहेलना करता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी इस चीज की मनाही करता है कि आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वॉर होगा, और वॉर की बातें बुद्धिस्ट फिलॉसफी मना करता है कि वॉर आप नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स की इस तरीके से पॉलिसी रहती है कि वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को मना करते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी किस तरीके की स्टेट पॉलिसी रहेगी, तो ये यहाँ पे इस तरीके की सर इट फॉरबिड्स, कौन फॉरबिड्स, सर बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉरबिड्स द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, फॉरबिड्स द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी forbids the expansionist policy of a country of a nation। ठीक है, किसी भी नेशन के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को इस तरीके से मना करते हैं
which ultimately leads to imperialism and colonization, जो कि अंग्रेजों ने किया था। क्योंकि उनके यहाँ पर इस तरीके की फिलॉसफी नहीं रहती है, तो उन्होंने भारत को अपना साम्राज्य बनाया और इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म के चक्कर में इस तरीके से हमारे देश को लूटा। और ये फिलॉसफी आप देखेंगे बुद्धिस्ट कंट्रीज के अंदर नहीं रहती है कि आप किसी भी तरीके से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का खंडन करते हैं। एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू विच अल्टीमेटली leads to formation of coalition of Buddhist countries। जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उनका इस तरीके से कोalition फॉर्म हो जाता है। और उस तरीके, और कौन सा है वो जो कि इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, दैट इज आसियान। जो आसियान जो देशों का समूह है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इनका इस तरीके से जो निर्माण होता है, उनमें इस निर्माण में उन जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं बुद्धिस्ट कंट्रीज, उनके स्टेट पॉलिसी का एक अच्छा खासा योगदान है। आप लोग कमेंट करके इस बात को बताएंगे कि अभी अभी आसियान ग्रुप में एक जो कि इस तरीके साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसको इंक्लूड कर लिया गया है, वो कौन सा नेशन है आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो हमको शिक्षाएं देता है दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी, जहां से हम जातिवाद और रंग भेद को इस तरीके से, जो कास्टिज्म है, रेसिज्म है, इसको इस तरीके से प्रमोट करने से रोकता है। और जो किसी भी स्टेट की जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी की, आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को आप इस तरीके से मना करते हैं कि नहीं सर, हम किसी भी तरीके से जो विस्तारवाद है उसकी जो नीति है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, हम उसका खंडन करते हैं। इसके कारण से ये होता है कि एक कंट्री टॉलरेंट हो जाता है, एक दूसरे के जो पर्सनल बाउंड्रीज है उनको रिस्पेक्ट देता है, जो कि कारण होता है कि इंपेरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन को इस तरीके से मना करते हैं। और इसी कारण से आप देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उनके बीच में कोएलिशन रहता है, ठीक। और ठीक, और अगर हम इस तरीके से देखें, और हमें जो अलग अलग शिक्षाएं मिलती हैं दैट इज, और हमें जो अलग से शिक्षाएं मिलती हैं दैट इज सर, वो हमें मिलता है नॉन वायलेंस एंड कंपैशन। नहीं, चलिए नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं पहले। अहिंसा के बारे में अगर जो हमें बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो देश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इस तरीके से रखते हैं, ठीक, तो उनके बारे में आप देखेंगे कि वो हिंसा पर ही उतारू हो जाते हैं। लेकिन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर या गौतम बुद्ध ने जिस चीज के बारे में बात किया था कि जो एक पर्टिकुलर समुदाय ने उनका काफी ज्यादा जो सपोर्ट किया था, दैट वाज वणिक समुदाय, जो वैश्य समाज रहता है, वह आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट फिलोसफी को या गौतम बुद्ध के टीचिंग्स को ज्यादा आप देखेंगे कि इंक्लूड करते हैं अपने फिलोसफी में। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म फिलोसफी वॉर को रोकता है, और वॉर को रोकने से जो ज्यादा बढ़ता है दैट इज ट्रेड। तो इट प्रमोट्स ट्रेड। इट प्रमोट्स व्हाट? इट प्रमोट्स ट्रेड। इट प्रमोट्स ट्रेड। ट्रेड की वजह से आप देखेंगे कि इस तरीके से जो आता है दैट इज इंटरडिपेंडेंस हो जाता है, इंटरकनेक्टेडनेस होता है। पहले एक दूसरे से कनेक्शन में आप लोग आते हैं। जब तक ट्रेड नहीं होगा आप दोनों लोग जुड़ेंगे नहीं। आप देखेंगे कि इंडिया मेजरली, आप देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मेजर कंट्रीज के साथ में इस तरीके से कनेक्टेड है। अभी आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा इंडिया यूएसए के बीच में। अगर कहीं पर आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो वो देश ज्यादा हावी हो जाता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर जो नॉन वायलेंस की जो फिलॉसफी है अगर वो रहती है तो आप देखेंगे कि ट्रेड के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर किसी दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उनके एक दूसरे के साथ में कनेक्शन भी रहते हैं।
अभी आपने देखा कि पुलवामा अटैक होने के बाद में इस तरीके से फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड कनेक्शन खत्म हो गए थे। 200 300 टैरिफ लगा दिया गया था पाकिस्तान से आने वाले सारे प्रोडक्ट्स पे। पाकिस्तान ने भी इन रिटर्न ऐसा ही किया था। अब बदले में ये हो गया था कि वहां पे 300 400 रुपए किलो आटे हो गए थे, टमाटर, अंडे, हर एक चीज के रेट बढ़ गए थे। ठीक है, तो इसका खामियाजा आखिरकार में किसको उठाना पड़ा? वहां की जनता को उठाना पड़ा, वहां की आवाम को उठाना पड़ा। उसके कारण से क्या हुआ वहां पे? क्या इंटरनल रूप से क्या एक शांत व्यक्ति रह पाएगा? जो निम्न आय स्तर का जो व्यक्ति है, जो एक मध्यम आय स्तर का व्यक्ति है, क्या वो शांत रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वर्ल्ड पीस की बात आप कहाँ कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल लेवल पर कोई व्यक्ति नहीं शांत रह पाएगा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल हो जाएगा, वे व्यक्ति कैसे शांत हो सकता है? तो अगर आप नॉन वायलेंस के अहिंसा को अगर आप इस तरीके से बढ़ावा देते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म पे, एक लॉन्ग स्कोप पे आप देखेंगे कि एक बड़े एरिया में वह व्यक्ति अंदर ही अंदर कितना ज्यादा टर्बुलेंस में रहता है, कितना ज्यादा वहाँ हैवॉक रहता है, कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। ये आप इस पर परफेक्ट एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो अगर नॉन अहिंसा की बातें अगर आप करेंगे, तो अहिंसा हमेशा क्या करेगा सर? ट्रेड को बढ़ावा देगा, जिससे इंटरकनेक्टेडनेस रहेगा। इंटरकनेक्टेडनेस से जो हमारे पास में जो चीजें आती हैं, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। आप एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हो, इंटरडिपेंडेंस। और ये बात यूएसए भी जानता है कि उसको इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है। और इंटरडिपेंडेंस इतनी हद तक है कि आप जानबूझ करके यकायक आप किसी चीज को एक बार में बंद नहीं कर सकते। आप किसी भी ट्रेड को एक बार में बंद नहीं कर सकते, आप किसी भी संबंध को एक बार में नहीं रोक सकते। और यही कारण है कि इंटरडिपेंडेंस फिर आपको ट्रेड बढ़ाता है, और ट्रेड आपके इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाता है, जिसके कारण आप म्यूचुअली शांत रहते हैं। और शांत रहने की जो जो टीचिंग्स है, दैट इज क्रिएटेड बाय द फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। एंड नॉन वायलेंस की जो फिलोसफी है, जो टीचिंग है, वो हमें कहाँ से मिलती है? बुद्धिस्ट लिटरेचर से। इस तरीके से आप कनेक्ट कर लेंगे। और इंटरडिपेंडेंस से जो आता है, दैट इज हमारे पास में जो आता है, दैट इज ऑर्डर एंड पीस। और यही हमसे सवाल में पूछा गया कि किस तरीके से वो हमें अल्टीमेटली हेल्प करता है। तो यहीं पर हमें ले आना था, और यहाँ तक हम इस बात को लेते हैं कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे किन्हीं के ऊपर, तो ट्रेड होगा। और ट्रेड क्यों हो पाएगा? नॉन वायलेंस की वजह से। और इस तरीके से आप देखेंगे कि नॉन वायलेंस की वजह से पीस का इस तरीके से प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? यही कारण रहता है कि नॉन वायलेंस की फिलोसफी पे आप देखेंगे कि 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में जो पंचशील साइन हुआ था। पंचशील, आप एग्जाम्पल में इसको लिख देंगे, एग्जाम्पल में इस चीज को लिख देंगे कि 1954 पंचशील, ठीक है। 5 पंचशील का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसमें कई सारे पांच प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो कि मेजरली दो मैं बता देता हूं। जैसे कि एक रहता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ देयर बाउंड्रीज, ठीक है, एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये दूसरा रहता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और म्यूचुअल को लिविंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ देयर बाउंड्रीज, ये रहते हैं। इस तरीके से 5 शील रहते हैं, 5 फिलोसफीज रहती हैं, जिनके कारण से फिर आप देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में आज तक ट्रेड चल रहा है, और डिपेंडेंस है, कनेक्टेडनेस है, और डिपेंडेंस है, जिसके कारण आप देखते हैं कि डिस्पाइट ऑफ सो मेनी टर्मोइल्स एंड डिस्पाइट ऑफ सो मेनी, आप देखें फेस ऑफ जो होता है इस तरीके से, जो टर्फ होते हैं, इस तरीके से जो लड़ाइयां होती हैं, इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड चल रहे हैं। और इस ट्रेड की वजह से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर इस तरीके से शांति रहती है, क्योंकि दोनों देशों को इस बात को मालूम है कि हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। इसलिए आप देखेंगे कि वो वर्ल्ड पीस में इस तरीके से योगदान देता है। ठीक, क्या इतनी बातें क्लियर है? तो हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट हो जाएगा सर हमारा कंपैशन। चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा सर? कंपैशन, दया, करुणा। आप हिंदी में नहीं, इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से इंग्लिश में ही लिख देंगे, करुणा। ठीक है, तो दया की बात कर रहे हैं, करुणा की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो किसी भी देश में जो एक मार्जिनलाइज सोसाइटी रहती है, जो हैव नॉट सोसाइटी रहती है, जिनके पास में कोई चीज नहीं रहती है, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर दया भाव नहीं रहेगा, तो वो मर रहे हैं, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई देश सोशलिस्ट है, कोई देश अगर इस बात को समझता है कि जितने भी निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज है, जो माइनॉरिटीज में, जो संख्या में कम है, उनके एक मानव होने की जितनी भी जरूरतें हैं, खान पान, रहना, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा एक इंसान की जितनी जरूरत की चीजें हैं,
एक मान सम्मान, एक सोसाइटी में एग्जिस्टेंस, वो सारी चीजें जो दिलाने का जो एक काम है, जो तभी आ पाती जब किसी व्यक्ति के अंदर करुणा भाव हो। करुणा भाव के कारण ही आप देखेंगे कि वह स्टेट क्या हो पाता है, वह स्टेट क्या हो पाता है, वेलफेयर स्टेट हो पाता है। और इसी करुणा भाव की वजह से वो कंट्री क्या हो पाती है सर, वेलफेयर स्टेट। इंडिया में वेलफेयर स्टेट का डीपीएसपी में वर्णन है, आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऐसा डीपीएसपी है जहां पर वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है, ठीक है, कमेंट करके नीचे बताएंगे। ठीक, तो वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है, और वेलफेयर स्टेट में इस तरीके से जो हमसे कहा गया है कि दया के भाव, तो उसमें क्या कहा गया है सर, उसमें हमारे इंसान होने का जो हमारा है उसको रिस्पेक्ट दिया गया, रिस्पेक्ट टू द वेरी एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन। अगेन वही वाला पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है। वेलफेयर स्टेट में आप देखेंगे कि जो पुअर हैं और माइनॉरिटीज हैं, इनके बारे में बात कही गई है कि सर इनके अपलिफ्टमेंट की बात कही गई है, पुअर एंड माइनॉरिटीज अपलिफ्टमेंट, इनके अपलिफ्टमेंट, इनके लाइफ को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जो बात कही गई है वो यहाँ पर कही गई है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट। और जब तक वो उठेंगे नहीं तब तक उनका हो नहीं पाएगा। और ऐसा क्यों है ऐसा कि हम उनके अपलिफ्टमेंट की बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, वाई बिकॉज इट इज वेरी बेसिक टू ह्यूमन नीड, बिकॉज इट इज वेरी बेसिक to human existence, it is very basic to human existence। किसी इंसान के वजूद के लिए जितनी सारी चीजों की जरूरत है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे, किसी भी इंसान के जीवित रहने के लिए, उसके वजूद के लिए जिन सारी चीजों की जरूरत होती है, एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ज्यादा जो जरूरी चीजें होती हैं वो होना जरूरी है। वो तब हो पाएगा जब कोई कंट्री वेलफेयर स्टेट रहेगा, और वो वेलफेयर स्टेट होने की जो भावना है, करुणा है, वो जहां से आती है, दैट इज फ्रॉम बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट फिलोसफी, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि जो यही अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स की जो डेफिनेशन है ऑफ यूएन, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, उनकी भी डेफिनेशन कहाँ से आती है, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से ही आती है, बुद्धिस्ट फिलोसफी से ही आती है। तो यूएन ह्यूमन राइट्स की भी जो डेफिनेशन है, क्यों, क्योंकि दे आर वेरी बेसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एक इंसान को इंसानी जिंदगी जीने के लिए जिन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है वो हमें प्रोवाइड करना जरूरी होता है फॉर द पुअर एंड माइनॉरिटीज। वो तब आता है जब कोई कंट्री वेलफेयर स्टेट रहता है, और इसके लिए करुणा भाव, दया भाव का होना बहुत जरूरी है। क्या हमारी इतनी बातें क्लियर है? तो हमने अब तक 4 पॉइंट्स को इस तरीके से डिस्कस कर लिया है, ठीक। और हम देखते हैं इस तरीके से कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में भी, जो कि हमसे पूछा भी गया है कि आप बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बताइए। तो ठीक है, हम उनके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए थे? 4 पॉइंट्स हो गए थे। हम और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में जो और इस तरीके से पॉइंट्स आते हैं, दैट इज जातक कथाएं। कितने नंबर की जातक कथाएं हैं सर? टोटल कितनी जातक कथाएं हमारे पास में? हमारे पास में टोटल जातक कथाएं हैं 549 जातक टेल्स हमारे पास में है, ठीक है। 549 जातक कथाएं हमें क्या क्या बताती हैं? 549 जातक कथाएं हमें बताती हैं, जब हमें जातक कथाओं से इस तरीके से गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बात पता चलती है कि किसी जन्म में गौतम बुद्ध सफेद हाथी थे, किसी जन्म में मोर थे, किसी जन्म में कुछ थे, किसी जन्म में कुछ थे। तो हर एक जानवर को, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके क्वालिटीज को इस तरीके से दिखाया गया कि उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। उन्हीं एट्रीब्यूट्स के जो कुछ हमें निकल के आते हैं, दैट आर वर्च्यूज। वर्च्यूज मतलब क्वालिटीज, मतलब वर्च्यूज मतलब कंपैशन, की इंसान के ऊपर दया करो, जीव के ऊपर दया करो, ठीक है। कंपैशन की हमें शिक्षा मिलती है। और किस चीज की शिक्षा मिलती है सर? नॉन वायलेंस की शिक्षा मिलती है कि अहिंसा मत करो। इस तरीके से जो हमें वर्च्यूज मिलते हैं, दैट इज वहीं से हमें मिलते हैं, कहाँ से? जातक कथाओं से। और हमें जातक कथाओं से किनके बारे में हमें जानकारी मिलती है सर? मोरालिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। मोरालिटी के बारे में पता चलता है कि हमें एथिकल लिविंग, ठीक है, एक लविंग एंड केयरिंग, प्यार बांट कर इस तरीके से कोई एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, परस्पर साथ में रहना चाहिए, इसकी हमें शिक्षा मिलती है। मोरालिटी की बातें मिलती है, ठीक है। टू लिव लाइफ, मोरालिटी किस है? टू लिव लाइफ एथिकली एंड पीसफुली, टू लिव लाइफ एथिकली एंड पीसफुली। ठीक, क्या इतनी बातें हमारी क्लियर है? तो 549 जो जातक कथाएं हैं, उनसे भी हमें वर्च्यूज, जो गौतम बुद्ध के पुराने जन्म की जो कथाएं हैं, उनसे हमें गौतम बुद्ध के वर्च्यूज, जो क्वालिटीज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। वहां से भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, इससे हमें शांति मिलती है, ठीक। और अगर इस कड़ी में हम देखें
तो हमें जो एक और इस तरीके से जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है हमें उसकी भी जानकारी मिलती है, दैट इज धम्मपद। दैट इज धम्मपद। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि धम्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड धर्म। धर्म से ये पाली शब्द बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पास में धम्मपद है। धम्मपद का मतलब होता है दैट इज वी हैव टू लिव अवर लाइफ बाय वॉकिंग, बाय गोइंग ऑन द पाथ ऑफ धम्म। धम्म के रास्ते पे जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक आप धम्म पद पर नहीं चलेंगे, तो आप बुद्धिस्ट फिलोसफी को आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। और ये आपसे कहा जाता है कि आप जो रास्ता है अपने जीवन जीने का वो आप धम्म पद पे चल के जीजिए। ये शिक्षा मिलती है आपको धम्म पद से। सो पॉलिसी ऑफ धम्म पद, वॉकिंग ऑन पाथ ऑफ धम्म, लिविंग योर लाइफ बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ धम्म। अगेन यहाँ से पीस की बातें मिलती हैं, दिमागी रूप से आप शांत रहते हैं। ठीक है, आप वायलेंस की बातें नहीं करते हैं, आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, आप लव की बात करते हैं, लव एंड केयर की बात करते हैं। ठीक है, और आप अपने साथ साथ सभी के लिए बात करते हैं, जियो और जीनो दो की बात करते हैं। ठीक है, जियो और जीनो दो को सबसे पहले किसने कहा था, जियो और जीनो दो? ये आप लोग बताएंगे, ये बहुत फेमस क्या नाम से एक कोट है किसी महापुरुष का। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जियो और जीनो दो का जो कोट है वो किन्होंने दिया था। ठीक, तो इस तरीके से हमें अलग अलग, जो कि हमें कहा गया कि आप बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में भी बताइए, तो इस तरीके से हमें इनके बारे में पता चल गया। अच्छा हाँ, ये मैं एग्जांपल देना भूल गया था। यहाँ पर जो पहला एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी की बातें हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लिख देंगे सूत पितक। सूत पितक में जहाँ पर बुद्धा सेइंग के बारे में बताया गया कि बुद्धा जी ने जो कुछ बातें कही है यूं ही यकाया किसी से बात करते हुए, किसी कोई घटना हो गई वहां पर अगर कुछ इस तरीके से उन्होंने व्याख्यान दिया, कुछ बात कही है, तो उसका जो कंपाइलेशन है उस किस पिटक में है, सूत पिटक में है। और सूत पिटक में ही आप देखेंगे कि इस तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेशन की हर एक व्यक्ति के, जैसे आप लोगों ने एक कथा सुना होगा कि एक भूखा इस तरीके से जाता है, जब भगवान गौतम बुद्ध इस तरीके से बुद्धिस्ट फिलोसफी का इस तरीके से प्रवचन दे रहे होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं बुद्धिज्म के बारे में, ज्ञान की बातें कर रहे होते हैं, तो एक भूखा व्यक्ति आता है, तो उनके जो अनुयायी रहते हैं तो उसको धर्म की बातें बताने लगते हैं। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले उसे अनाज दो, वो भूखा है उसको कुछ खाने को दो, उसका ईश्वर इस समय उसके खाने में है। और इस तरीके से उन्होंने उस व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि तुम ज्ञान की बातें क्यों नहीं कर रहे हो। एक वही हो गया ना डिस्क्रिमिनेशन की, क्या है, ज्ञानी अज्ञानी। आपके पास में ज्ञान आ गया, आपके अंदर घमंड आ गया, आप अज्ञानी के साथ में क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो। या फिर आपके पास में धन आ गया, कोई निर्धन है, आप उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हो। तो किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और जो एक महान फिलोसफी रहती है कि उसका ईश्वर इस समय उसके अनाज में, उसके खाने में है, तो सबसे पहले उसका ईश्वर खाने के मार्ग से ही जाएगा। उन्होंने एकदम जो इक्वालिटी वाली बात है उसको कह दिया था, क्योंकि आप इससे पहले जानेंगे कि वर्ण सिस्टम जो कि ब्राह्मणिज्म का एक बहुत बड़ा एक, जो कि आप कहेंगे कि कमी रही, या फिर आप कहेंगे कि जो एक माइनस पॉइंट रहता है, जिसके कारण से फिर गौतम बुद्ध उसको नहीं मानते हैं वर्ण सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि उन्होंने इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि तुम इस वर्ण के हो तो तुम्हें धर्म की बातें नहीं बतानी चाहिए या नहीं बताई जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने इक्वालिटी को भी इस तरीके से प्रीच किया था। तो हमें सारी बातें कहाँ से पता चलती हैं, फ्रॉम सूत पिटक। ठीक है, एग्जाम्पल सूत पिटक में इस तरीके से आप लिख देंगे तो एक काफी रहेगा। ठीक, तो एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बताने को, तो हमने दो बुद्धिस्ट लिटरेचर को भी इस तरीके से इंक्लूड कर लिया है। क्या इतनी बातें क्लियर है? और अगर हम देखें तो इस तरीके से बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में अगर हम और चर्चा करें तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 6 पॉइंट्स हो गए। 7वां पॉइंट देखते हैं। तो जो हमारे बारे में इस तरीके से बात की जाती है बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में कि सर रिमूविंग नेगेटिविटी, रिमूव नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता आपके शरीर में है उसको आप इस तरीके से रिमूव कीजिए। तो वो किस तरीके से रिमूव करेंगे सर? बाय रिमूविंग एंगर, जो गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है आप उसका परित्याग कर देंगे। एंड हेट्रेड, जो नफरत है, जो द्वेष है किसी व्यक्ति के प्रति, वो आप उसको अगर निगेट कर देंगे तो आपको वहां से फिर आप देखेंगे कि परम शांति की अनुभूति होने लगेगी, आप शांति की तरफ प्रस्थान करने लगेंगे बाय रिमूविंग एंगर एंड हेट्रेड। इसके कारण ये जो गौतम बुद्ध जी बताते हैं वो कारण ये बताते हैं कि आपके जो जीवन है वो भाव चक्र से वो समझाने की कोशिश करते हैं। भाव चक्र आप देखेंगे, आप लोग देखेंगे तो भाव चक्र में क्या रहता है,
एक रूस्टर रहता है, रूस्टर मतलब मुर्गा, कॉक, ठीक है। तो एक रूस्टर रहता है, और इसी तरीके से रूस्टर को क्या कहा गया है सर? रूस्टर को कहा गया है माया, नहीं रूस्टर को माया नहीं कहा गया है, रूस्टर को कहा गया है लालच कहा गया है, ठीक है, ग्रीड कहा गया है। रूस्टर को क्या कहा गया है? ग्रीड, चाहत है किसी चीज की जिसकी लालच में वो जिंदगी में आगे बढ़ता जा रहा है, रूस्टर। इसी तरीके से जो दूसरा है वो क्या है सर? स्नेक है, सर्प है। सर्प क्या दिखा रहा है सर? हेट्रेट को दिखा रहा है। सर्प क्या दिखा रहा है? हेट्रेट को दिखा रहा है, द्वेष को दिखा रहा है। किसी व्यक्ति से ईर्ष्या या द्वेष आप लोग रखते हैं ना, बस वही है, ठीक। रूस्टर हो गया, स्नेक हो गया, और इस कड़ी में आप देखेंगे तो एक और रहता है, दैट इज पिग, सुअर रहता है। और वो क्या दिखाता है? इस तरीके से इग्नोरेंस को दिखाता है, इग्नोरेंस, कि जीवन में कुछ भी हो रहा है आप सभी चीज को इग्नोर करके, जीवन कितनी जगह से आपको इस तरीके से सचेत करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब मोह माया है, ये सब चीज मोह माया है, लेकिन आप उसमें पड़े रहते हैं सुअर की तरह। इस तरीके से सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। तो लालच, द्वेष और मोह को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, कहाँ पे सर? भाव चक्र में। और ये इन सारे से, इस भाव चक्र, चक्र जैसा कि साइकिल है, एक चक्र है, इससे निकलने का क्या तरीका है? क्योंकि अगर इंसान इसी चीज में रहेगा, घूमता रहेगा, तो एक कुढ़ जाएगा, और इसी कुढ़न में आप देखेंगे कि इंसान जलन के कारण अपने अंदर ही जो इंडिविजुअल पीस है उससे काफी दूर हो जाता है। तो इंडिविजुअल पीस से अगर दूर हो जाएगा तो सोसाइटल लेवल पे भी पीस कहाँ से आ पाएगा? सोसाइटी में वो पीस कहाँ से आ पाएगी? तो सोसाइटी, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, वर्ल्ड लेवल पे पीस कहाँ से आ पाएगी जब इंसान दिन भर इसी अग्नि की ज्वाला में जलता रहता है। तो इससे निकलने का जो उन्होंने कहा है, इस भाव चक्र से निकलने का जो रास्ता बताया, दैट इज रिमूविंग एंगर एंड हेट्रेड। आप गुस्सा का परित्याग कर दो, आप नफरत का परित्याग कर दो, आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करो, आप सभी को बराबर नजर से देखोगे, तो आप इस तरीके से ये जो भाव चक्र इससे निकल जाओगे, तो आपको शांति की अनुभूति होगी। इसी कारण से फिर वो एक इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इस तरीके से शांति की इस तरीके से स्थापना हो जाएगी। ये बात कही गई है किसमें? बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बाय रिमूविंग निगेटिविटी। अब निगेटिविटी तो हमारे शरीर से निकल चुकी है, अब हमारा शरीर है खाली, अब इसको भरना है, और आगे से कोई सी तरीके की कोई निगेटिविटी हमारे अंदर ना आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी विल लीड टू द पाथ टू द पीस। अब शांति के रास्ते पर चलना होगा। तो शांति के कितने रास्ते हमें बताए गए हैं बुद्धिज्म में, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो 8वां पॉइंट हमारा क्या होगा? पाथ टू पीस। और यही वो पाथ है, यही वो पॉइंट है जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पाथ टुवर्ड पीस, पीस के रास्ते पे हमें चलना है। तो आपको मालूम होगा चत्वारि आर्य सत्यानि, ठीक है। जो पहला है, सत्य के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर किस तरीके से चलेंगे, तो दैट इज चत्वारि आर्य सत्यानि, ठीक है। मैं उसको हिंदी में ही लिखता हूं, चत्वारि आर्य सत्य, ठीक है। जो दूसरा है वो क्या है सर? 8 नोबल, नोबल 8 फोल्ड पाथ, नोबल 8 फोल्ड पाथ। ये आप लोगों को मालूम होगा ना कि इस रास्ते पर चलने से आपको परम शांति की अनुभूति होगी। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, इस तरीके से है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, ठीक है। तो ये 8 जो इस तरीके से हैं, 8 फोल्ड नेवल पाथ जो रहते हैं, नोबल 8 फोल्ड पाथ में आप इस रास्ते पर चल के इस तरीके से सम्यक, जो कि सही कहा गया कि आप विजन रखें तो सही रखें, विश्वास रखें तो सही रखें, ठीक है। आप इस तरीके से जो आचरण करें वह सही आचरण करें, जो व्यवसाय करें, जो आजीविका करें वह सही आजीविका करें, जो व्यायाम करें वो सही तरीके से करें, जो दृष्टि रखें, जो विजन रखें वो कैसी रहे? सम्यक रहे। तो इस तरीके से करने से क्या होगा? आपके अंदर एक शांति की अनुभूति होगी, आप पीस के रास्ते पर चल पड़ेंगे, ठीक। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड इज थर्ड इज थर्ड इज करुणा, एंड फोर्थ इज माइंडफुलनेस, जिसकी बात हमेशा से कही गई है, ठीक है। ये वही पाथ टू पीस है, ये वही रास्ते हैं जिसके जरिए आप पीस के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ इज माइंडफुलनेस।
ठीक है, तो इतने इतने पॉइंट्स को लिखने के बाद में हम इस बात को समझ पाते हैं कि इन सारे रास्तों से जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी वो हमें करुणा, दया, ठीक है, नॉन वायलेंस, हिंसा को रोकना, जिसके कारण आप देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे काफी इस तरीके से आप देखते हैं उसका असर पड़ता है कि कुछ देश अपने स्टेट पॉलिसी में इस बात को रखते हैं कि हम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे, हम किसी भी तरीके से किसी भी कमजोर देश के प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके से उनकी टेरिटरी को इस तरीके से इंक्लूड नहीं करेंगे, अपने में इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरीके से देखते हैं कि जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज रहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो अपना एक कोएलिशन बनाते हैं जिसको आसियान कहते हैं। इस कड़ी में आप देखेंगे कि एक इंसान के ह्यूमन राइट्स को लेकर जितनी बातें बुद्धिस्ट लिटरेचर में कही गई कि एक व्यक्ति को इतनी सारी चीजों की जरूरत है ही है, उसके ऊपर कंपैशन कीजिए, करुणा कीजिए, जिसके कारण से आप देखेंगे कि आप यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स में उसको इंक्लूड किया गया है। जो यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स की जो डेफिनेशन है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम बुद्धिस्ट लिटरेचर, आप देखेंगे कि उसी कंपैशन के कारण इंडिया में जो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, कि आप गरीबों पर दया करो, जो माइनॉरिटीज हैं, जो हैव नॉट्स की कैटेगरी है, इनके पास में कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा की बात नहीं है, कुछ भी रोटी, कपड़ा, मकान जो भी उनके पास में नहीं है, वो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कारण उनको एक देना जरूरी है कि एक इंसानी जिंदगी जीने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो आप प्रोवाइड कीजिए। तो इन सारे तरीकों से एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोसाइटल लेवल पे, एक वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से एक इंसान को एक जो शांति है, जो पीस है, उसको क्रिएट किया जा सकता है, जिसके कारण एक व्यापक तौर पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस तरीके से पीस की स्थापना होती है। तो हम इन सारे बातों को समझ पाए। अब हमारी बारी जो आती है दैट इज कंक्लूजन की बारी आती है। तो हम कंक्लूजन के बारे में समझते हैं। सर कंक्लूजन में लिखना क्या है? देखिए दोस्त, जितनी बातें अब हमें लिखनी थी वो हमने लिख दी है। कंक्लूजन में मेजरली जो लिखा जाता है दैट इज, अब या तो पूरे पॉइंट्स को आप सिनॉप्सिस में लिखिए, या तो फिर अटैक सीधा उस चीज पे कीजिए जैसे कोट होता है कुछ चीजें, या उन बातों को कीजिए जिस तरीके से इंट्रो आपने इम्पैक्टफुल दिया था चंड अशोक के नाम से, उसी तरीके से जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी आपका उस तरीके से जाना चाहिए, जहां पर कंक्लूजन भी आपका उस तरीके से जाना चाहिए जहां पर आप इस बात को बता सकेंगे कि सर वाकई में जो बुद्धिस्ट टीचिंग की शुरुआत हुई, जब जो बुद्धिस्ट लिटरेचर उसका बेस ही क्या है, पीस की बातें करता है, वो वर्ल्ड पीस की बातें करता है। तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो गौतम बुद्ध की एक फेमस कोट है, ठीक है, वो उससे हम लिख के इस तरीके से कहेंगे कि एंड इंडीड द बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प्ड इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड पीस, क्योंकि डिस्क्राइब करने को बोला गया है। और एज फेमस कोट सेड बाय गौतम बुद्ध, जो उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि पीस comes from within, peace comes from within, जो शांति है वो अंदर से ही आती है, उसके बिना सोचे आप कुछ कर ही नहीं सकते। डोंट थिंक विदाउट इट। मैं यहाँ पे डब्ल्यू कर दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे, डोंट थिंक विदाउट इट। ठीक है, जो शांति है वह कहां से आती है सर? अंदर से ही आती है। जब तक इंसान का चित्त, हृदय, मन, दिल, दिमाग जब वो शांत नहीं रहेगा, तब तक आप बाहरी शांति की बातें नहीं कर सकते। अंदर जब तक नेगेटिविटी रहेगी, अंदर हेट्रेड रहेगा, एंगर रहेगा, वो निकल नहीं जाएगा, तब तक आप शांति की बातें नहीं कर सकते। जब तक इंसान पीस के रास्ते पर नहीं चलेगा, जब तक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, जो 8 फोल्ड पाथ है, चत्वारि आर्य सत्य हैं, उनके फॉलो नहीं कर लेता, तब तक उसको सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। इन सारी बातों को इस तरीके से गौतम बुद्ध ने बताया कि आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है दैट इज व्हाट? इंटरनल पीस। ठीक है, और इन्हीं बातों को लिखकर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस तरीके से आप कोट लिखकर आप इस बात को सत्यापित कर देंगे, आप इस बात को बता देंगे कि सर जो पीस है वो इंटरनल पीस से स्टार्ट होता है, और यही इंटरनल पीस फिर आखिर में कहाँ तक जाता है सर? वर्ल्ड लेवल पे जाता है। और यही हमसे सवाल में पूछा गया है। डिस्क्राइब करने को बोला है, इसलिए आपने केवल जितनी आपको शिक्षा मिली है, जितनी आपके पास में जानकारी है, जो आप जिस किताब से पढ़ते हैं, वहां के शिक्षाओं को इस तरीके से लगा देंगे। अगर इलेबोरेट बोल देता, इलस्ट्रेट बोल देता, तो आपको एक एक बुद्धिस्ट लिटरेचर के एग्जाम्पल को इस तरीके से लिखना होता। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आज हमने आपके साथ में सॉल्व किया है। अब आगे की कड़ी में, आगे की हम आपके सामने जो लेकर आए हैं, एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे। इस तरीके से हम डेली आपके साथ में इस तरीके से मेंस के आंसर राइटिंग के सारे क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखाया जाएगा जियोपोल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको फ्रॉम नाइव टू प्रो लेवल को आपको शिक्षा दी जाएगी। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।